नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको दानापुर से बता दें, जहां आज सिविल कोर्ट परिसर में एक कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सिकंदरपुर बेहटा के रहने वाले अभिषेक उर्फ छोटे सरकार के रूप में हुई है। कोर्ट परिसर में हत्या कर भाग रहे 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और 4 खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों शूटर मुजफ्फरपुर से आए थे। गोली मारने के दौरान एक आरोपी को भी पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। छोटे सरकार के बारे में बताया जाता है कि उस पर हत्या, रंगदारी, लूट समेत 16 मामले दर्ज थे। आरोपी पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के सगे भाइयों की हत्याकांड में भी शामिल था। उसे बेऊर जेल से पेशी के लिए दानापुर सिविल कोर्ट लाया गया था, जहां 2 हथियारबंद बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। नाम से क्रिमिनल था जो कई गंभीर कांडों में जेल में था। उसकी जो है जेल न्यायालय परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसमें जो दोनों लोग जो गोली मारने आए थे उसको दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है और दोनों के पास से हथियार भी बरामद हुआ। उसमें एक व्यक्ति जो है वो उसी आपाधापी में उसको भी गोली लगी है, उसको पैर में गोली लगी है। जो अभियुक्त है, जो अपराधी आया था हत्या करने, उसका इलाज हम लोग करा रहे हैं और दूसरे अभियुक्त से पूछताछ की जा रही। प्रारंभिक पूछताछ में जो अभी बात सामने आई है वो ये आई है कि दोनों जो अभियुक्त हैं वो अपराधी वो मुजफ्फरपुर से आए थे इसकी हत्या करने के लिए। कुछ और बातें भी उन लोगों ने बताई हैं जिसको हम लोग फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं। दोनों हथियार लिए हुए थे? दोनों हथियार लिए हुए थे। क्या घटना हुई थी उस समय? कैदी को लेके हम लोग आ रहे थे यहाँ पेश कराने के लिए कोर्ट में, ठीक ना। उसी दरमियान एक आदमी पीछा से गोली चलाया, ठीक ना। तो हम लोग उधर पलट के गाली गलौज करना शुरू किए, रे साला गोली चला रहा है, ठीक ना। उसके बाद पीछा में भी आदमी था, वही आके जो है हम कैदी पकड़ ले हैं, वो पीछा से आके गोली मारना शुरू कर दिया और हम पकड़ लिए। कैदी को लेके आप ही आए थे? कैदी को लेके हम आए थे। क्या नाम था उसका? कैदी का वो छोटे छोटे बोलता है, जाके वहाँ पता कीजिए क्या नाम है। वकील साहब एक बोल रहे हैं कि हथकड़ी उसके हाथों में नहीं था। सब कुछ लगा हुआ था, वो झूठ बोलता है, आदमी झूठ बोलने का सब कुछ। हथकड़ी आप लोग नहीं लगाए थे क्या? सब कुछ लगल है। अपराधियों ने दानापुर कोर्ट में आज बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अभिषेक उर्फ छोटे सरकार नामक अपराधी की इसी कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई है। तमाम अधिकारी इस वक्त आप तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एएसपी दानापुर, एसडीओ दानापुर आप देख रहे हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जो जानकारी मिली है, ये दोनों अपराधी मुजफ्फरपुर से पटना पहुंचे थे और उसमें से एक अपराधी को भी गोली लगी है। अफरा तफरी के माहौल में जब उनको पकड़ा जा रहा था तो उसके पैर में गोली लग गई। फिलहाल उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है, लेकिन दूसरे अपराधी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। एक एडवोकेट है। यहाँ पर सुरक्षा अमूमन कैसी रहती है? यहाँ पर अव्यवस्थितता है, कोई सुरक्षा नहीं रहता है। कैदी आते जाते रहता है, उससे लोग मिलते रहता है। कोई कुछ खा रहा है, हाँ बाहरी आदमी मिलते रहे, कुछ देते रहता है, खिलाते रहता है। पुलिस कुछ रोकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर असुरक्षित है कहिए टोटली। आप लोग को भय के माहौल में रहना पड़ता है? जी जी, हम लोग अधिवक्ता है, लेकिन अब इस माहौल में भय के माहौल में रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए? सुरक्षा के लिए होना चाहिए कि पूर्व से घटना हो गई, अधिकारी बहुत सारे आ रहे हैं, पहले आए थे तो घटना होने के बाद ना आते हैं लोग, पहले नहीं आते हैं। जब घटना घट जाती है तो ये तीसरा बार घटना घटी है। अच्छा, इसके पहले भी 2 बार हो चुका है। क्या हुआ था? 2 बार वो मर्डर हुआ था। पहले वो बिल्डिंग नया बना, उधर नहीं बना था, वहाँ पर हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक हत्या हुआ, अभी तीसरा बार यहाँ हो गया। 2 तो यहीं पर हो गया। नियंत्रण नहीं हो पाता है। जैसी वारदात कोर्ट कैंपस में सवाल खड़ा होना लाजमी। और फिर से पटना पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर कोर्ट के अंदर पुलिस सुरक्षा में कैसे चूक जाती है, जिसका फायदा अपराधी उठा लेते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार में कोर्ट परिसर में बहुत बार हमले हुए हैं। कब कब ये हमला हुआ है, हम आपको एक एक करके उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 28 मार्च 2023 को सहरसा सिविल कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। 2022 में मोतिहारी कोर्ट के गेट पर हमला हुआ था। और ये एक एक करके आप उस पूरे हमले को समझिए, किस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर कोर्ट परिसर के अंदर गोलीबारी करते हैं। 28 मार्च 2023 को सहरसा कोर्ट परिसर में हत्या की गई थी। 2022 में मोतिहारी कोर्ट के गेट पर ही हमला किया गया था। कोर्ट के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसके साथ ही 2021 में गया सिविल कोर्ट परिसर में भी
अपराधियों ने हमला बोला था। फायरिंग में पेशी के दौरान आरोपी की मौत हो गई। 2016 में मुजफ्फरपुर में कैदी की हत्या की गई थी और इसके साथ ही 2021 में भी मधुबनी कोर्ट में जज पर हमला कर दिया था अपराधियों ने। साथ ही साथ आपको बता दें 2015 में आरा कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कोर्ट परिसर के अंदर कैसे अपराधी बेखौफ होकर गोलीबारी करते हैं। सवाल ये, क्या बिहार के कोर्ट अब सुरक्षित नहीं है? क्योंकि आप सोचिए, यहां पर पुलिस की मौजूदगी होने के बावजूद अपराधी बेखौफ होकर फायरिंग करते हैं। सवाल ये भी है, क्या कानून का डर अब अपराधियों में खत्म हो चुका है? सवाल ये भी बनता है कि बदमाशों ने कैसे वारदात को अंजाम दिया है? क्या बिहार के कोर्ट में अब सुरक्षा नाम की चीज नहीं है? बढ़ते आगे, दानापुर कोर्ट परिसर में कैदी की हत्या मामले में पुलिस की लापरवाही भी उजागर हुई है। पुलिस बिना हथकड़ी लगाए ही कैदी छोटे सरकार को कोर्ट लेकर आई थी। कैदी को गोली लगने के बाद पुलिस उसके हाथ में हथकड़ी लगाते हुए दिखाई दी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देखें जिसकी हत्या की गई है वो आपको नजर आ रहा होगा और उसके हाथ में पुलिस की जो टीम है वो हथकड़ी लगाती हुई नजर आ रही है। हम मौजूद हैं दानापुर कोर्ट में और यहाँ पर हत्या हुई है उस शख्स की जिस पर 16 मामले दर्ज थे। अभिषेक और छोटे सरकार की गोलियों से कोर्ट परिसर में ही हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर कुछ जो वकील हैं, इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से घटना घटी। हम लोग तो अभी थोड़ा देर पहले जब घटना हुआ तो उस समय देखिए कि गोलियों की आवाज़ आ रही, सुनाई दिया कि गोलियां 5-6 गोलियां चली। पहले महसूस हुआ कि पटाखा चला होगा, लेकिन फिर बाद में हम लोग देखे कि डेड बॉडी पड़ा हुआ है और अचानक दिन दहाड़े गोली चल गई कोर्ट परिसर में। तो फिर उसके बारे में पता चला कि कोई छोटे नाम का व्यक्ति है जो कैदी था, यहाँ पे वो हाजिरी में आया था अपनी कोर्ट, वो कैदी जो उसका ये होता है कोर्ट का। तो उसके बाद कोर्ट में भगदड़ मच गया पूरा। 2 व्यक्ति अभी जस्ट हिरासत में उस समय लिए गए, एकदम टीनेजर होंगे। लगभग एक का उम्र मेरे समझ से 15-16 साल होगा, एक का उम्र 17-18 साल होगा, एकदम टीनेजर होंगे। पूरी तरह से यह सुरक्षा की चूक मानी जा सकती है। में भी इस तरह जी की बिल्कुल पहले भी घटनाएं हुई हैं। जी बिल्कुल, 2019 में भी एक सिपाही की हत्या इसी प्रकार हुई। कुछ अपराधियों ने आया, घुसकर हत्या कर दी। ठीक उसी प्रकार फिर आज भी एक छोटे सरकार नाम के व्यक्ति की जो कैदी थे उनकी हत्या हुई। और यहाँ बिल्कुल लचर व्यवस्था सर माना जाएगा, यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल लचर है। इस पर हम डिस्ट्रिक्ट जज से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सुरक्षा यहाँ बढ़ाया जाए। और यहाँ ना वकील सुरक्षित है, ना आम आदमी सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है सर। और उसी सुरक्षा के इंतजाम की कमजोरी का फायदा उठाकर अपराधी गोली से भून देते हैं। जिस 16 घटनाओं में जो है आरोपी जो है अभिषेक और छोटे सरकार को कोर्ट लाया गया था और इसके साथ 2 अपराधी भी पुलिस ने पकड़ा है जिससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो घटना कोर्ट परिसर में घटी है वो वाकई कानून पर धात बताती है और ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम को नाकाफी बताती है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाराणसी में होने वाली रैली रद्द होने के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू नेताओं का आरोप है कि जगह ना मिलने के कारण रैली रद्द करनी पड़ी, तो वहीं बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि रैली में भीड़ नहीं जुट रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। जनता पार्टी के लोग डर गए हैं, जो आप जानते हैं। चले हैं घोड़ा के साथ साथ बैंग भी नाल ठुकाने के लिए। सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था। बीजेपी का एक षड्यंत्र। इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसीलिए रैली को रद्द किया। 24 दिसंबर को यूपी के वाराणसी में होने वाली सीएम नीतीश की रैली के रद्द होने के बाद बिहार के सियासी गलियारे में कुछ सवाल बहुत तेजी से तैर रहे हैं। सवाल यह है, क्यों रद्द हुई नीतीश की रैली? क्या वाराणसी जाने से नीतीश को रोका जा रहा है? रैली रद्द होने के बाद से जेडीयू के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के दबाव में जेडीयू को रैली करने की इजाजत नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग
डर गए हैं। जो आप जानते हैं कि रैली का सारा प्रोग्राम हम कर चुके थे, सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था। बीजेपी का एक षड्यंत्र, जो देश के नेता हैं उनका एक षड्यंत्र था, वहां पर रोक दिया गया जहां पे जहां हम लोग का प्रोग्राम था। जेडीयू के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जबरदस्त पलटवार किया। गिरिराज सिंह का कहना है कि रैली में भीड़ नहीं जुट रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। एक गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ आंख में गड़ा खुट्टी। इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसीलिए रैली को रद्द किया। और क्या कारण है? चले हैं घोड़ा के साथ साथ बैंग भी नाल ठुकाने के लिए। वहीं बीजेपी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि रैली को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाना जेडीयू की चोचलेबाजी है। देखिए, ये जनता यूनाइटेड की चोचलेबाजी है। जो दल अपने बिहार में अपने बूते न सरकार बना पाई, और इधर के दिनों में इनकी क्या स्थिति है इंडी अलायंस में, ये सबको पता है। आपको बताएं कि वाराणसी देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट ही नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ भी है। 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से मैदान में उतरे। नरेंद्र मोदी ने एक तरफा मुकाबला जीता। 2019 में फिर नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे और फिर नरेंद्र मोदी को भारी जीत मिली। अगली बार फिर मोदी के उतरने की तैयारी है। अब बीजेपी के गढ़ यानी मोदी के लोकसभा क्षेत्र में अगर विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम चलाने वाला नेता रैली करे तो सियासी हलचल लाजमी है। वैसे रैली क्यों रद्द की गई, ये तो वाराणसी प्रशासन या फिर जेडीयू के नेता ही बता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 24 दिसंबर को वाराणसी में सीएम नीतीश कुमार की रैली स्थगित होने पर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में वे कोई महत्व के नेता नहीं हैं। 2024 के चुनाव में इतनी बुरी तरह हारेंगे कि जेडीयू खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार कोई फैक्टर ही नहीं है। आप लोग बिहार में चूंकि पत्रकारिता करते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। भाई, नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व का नेता नहीं है। 24 के नजरिए से इतना कह सकता हूं कि एक दल जो सबसे बड़ी हार जिसको होगी वो है जदयू, उसको 5 सीट नहीं आएगा। बाकी किसको कितना सीट आएगा नहीं आएगा ये ना मेरा विषय है, ना मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूं। भाई, गठबंधन का कोई भविष्य कभी था ही नहीं। सीएम नीतीश कुमार की वाराणसी में रैली रद्द होने के बाद चल रही सियासी बयानबाजी के बीच भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि वाराणसी में अब सीएम नीतीश कुमार की रैली जनवरी में होगी। बिना मैदान में आए बीजेपी खुद को पहलवान बता रही है, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। कम समय में हम लोगों को कार्यक्रम करना था और समय से परमिशन नहीं मिला और परमिशन के लिए टालते रहे तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी हो रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द किया गया है। मतलब रद्द अभी पोस्टपोन्ड किया गया है, रद्द करना उचित नहीं है। कार्यक्रम को स्थगित किया गया है और जनवरी में कार्यक्रम होगा, जिसका जो मतलब हमारे प्रभारी ने भी कहा है कि हम उसको जनवरी माह में करेंगे। तो संसद की सुरक्षा में चूक पर अब सियासत जारी है। विपक्ष जहां सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है तो दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच के पहले किस तरह के बयान की मांग कर रहे हैं, जांच होने के बाद करारा जवाब दिया जाएगा। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए, गृह मंत्री सदन के सदस्य है। जवाब जांच के बाद अमित शाह करारा जवाब देगा, करारा ठोक कर। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर सियासत तेज है। सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग करते हुए गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने पूरे दिन जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही बाधित होती रही और आखिरकार 14 सांसदों को शीत सत्र की बाकी बचे हुए भाग के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वो तो सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष को भयक्रांत करना चाहते हैं, विपक्ष में भय पैदा करना चाहते हैं।
भय पैदा करने से शासन नहीं होता। विपक्ष की सांसद अगर मांग कर रहे थे कि इस देश के गृह मंत्री कल जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर अगर बयान दे तो क्या इसमें गुनाह? गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। सबसे वीआईपी सिक्योरिटी टाइट जहां रहती है, हाई टेक्नोलॉजी से लेकर के सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं से मामला बहुत ही गंभीर है। विपक्ष के नेता आरोपियों के अपराध को जनता का गुस्सा बता रहे हैं तो सत्ता पक्ष को इसमें विपक्ष की साजिश नजर आ रही है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और जेडीयू के बयान पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है, परत दर परत पर्दा हटेगा और बहुत लोग बेनकाब हो जाएंगे, तब गृह मंत्री अमित शाह संसद में करारा जवाब देंगे। ये विपक्ष इसका राजनीतिकरण कर रहा है। क्या बिना जांच का कोई जवाब होता है? जवाब जांच के बाद अमित शाह करारा जवाब देगा, करारा ठोक करके परत दर परत खुलेगा। इसी ढंग से ये लोग किसान आंदोलन में करते थे और जब जवाब निकला तो टूल किट कहीं विदेश से जुड़ा हो। बता दें कि संसद पर हुए हमले के बरसी के ही दिन यानी कि 13 दिसंबर को कुछ लोगों ने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की। सागर और मनोरंजन नाम के 2 लड़कों ने लोकसभा के अंदर बवाल किया और कलर स्मोक स्प्रे किया, वो भी तब जबकि लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। इसके अलावा नीलम देवी और अमोल शिंदे नाम के शख्स ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इसमें इन चारों सहित इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड माने जाने वाले ललित झा की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। यही नहीं, पूरे मामले की जाँच भी कराई जा रही है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले संसद के 8 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। यानी बहुत ही तेजी से कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल है कि जब इतनी तेजी से कार्रवाई हो रही है, फिर संसद की सुरक्षा चूक पर सियासत क्यों? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां 7 दिन के पुलिस रिमांड पर संसद की सुरक्षा में सेंध मामले का मास्टरमाइंड ललित झा दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट का ये आदेश है। आपको बता दें, दरभंगा का रहने वाला है ललित झा, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बहेड़ा थाना के अलीनगर प्रखंड के रामपुर उदय गांव का रहने वाला है ललित झा। ग्रामीणों के मुताबिक कोलकाता में कोचिंग में पढ़ाता था। ललित झा के पिता देवानंद झा पुजारी हैं। ललित झा के माता पिता कोलकाता से अपने गांव पहुंचे हैं और ये तस्वीर हम आपको उनके गांव की दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए उनके माता पिता भी नजर आ रहे होंगे। ललित झा को ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और बिहार में अडानी ग्रुप के निवेश के ऐलान के बाद बीजेपी महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने INDIA गठबंधन और राहुल गांधी पर दोहरी नीति का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने भी करारा जवाब दिया है। को दावत दी है, उसमें सभी उद्योगपति आए और सभी ने बिहार में उद्योग लगाने के लिए MOU पर साइन किया है। ये स्पष्ट रूप से बिहार और बिहारियों के हित में है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार के हितों के साथ, बिहार के नौजवानों के रोजगार के साथ और बिहार में बेहतर वातावरण के साथ उद्योग की स्थापना हो, ये नहीं चाहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में उद्योगों का जो सिलसिला लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसके स्वरूप बिहार में सारे देश भर के जितने भी निवेशक थे उनको आमंत्रण भेजा गया था और उनमें से कई लोगों ने बिहार में अपने निवेश करने के लिए मंजूरी दी है, मेमोरेंडम साइन किया है। किसी बिहार सरकार ने किसी एक व्यक्ति विशेष को थोड़ी ही लाभ पहुंचा है कि इसमें आपको इस तरह से देखना है कि इसको किया, उसको किया, फलाना किया, ये नहीं है। ये बिहार और बिहार के युवाओं के भविष्य की बात है। लेकिन भाजपा जिस तरह से अडानी के मामले में हमसे सवाल पूछ रही है, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि उनके तरह सिर्फ एक ही ग्रुप को हम इन्वेस्ट करने का मौका नहीं दे रहे, सभी का। तो भ्रष्टाचार का आरोप आप पे है, ना कि अडानी ग्रुप पे है। इसलिए इस तरह की ऊंची राजनीतिक ना करें,
आप भी हमारे साथ में सारे इन्वेस्टरों का स्वागत करें। पिछले 30 वर्षों से शासन में रहकर बिहार की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाने वाले लोग आज जब बिजनेस कनेक्ट का सम्मेलन कराने का प्रयास कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि ये बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। पूरे देश भर में पिछले 10 वर्षों से अडानी 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 चिल्लाकर बिहार की जनता को मजदूर बना दिया इन्होंने, और आज जब ये स्वांग रचने का प्रयास कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे तौर पर बिहार की जनता के साथ धोखा के तौर पर माना जाना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।